अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ एहसानुल्लाह। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आप देख रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स विद एहसान। नाजरीन, आज हम अपने यूट्यूब के इस एपिसोड में एक नया चेंजिंग लेकर आ गए, जिसमें एक पॉडकास्ट की शक्ल में आप लोगों को एक वीडियोस मिलता रहेगा और हम बनाते रहेंगे। नाजरीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठा हुआ है वो है जुनैद अहमद। ही इज़ करंटली इनरोल्ड इन 8th सेमेस्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। नाजरीन, आज हम जो टॉपिक आपके सामने पेश कर आया है, वो बड़ा एक कैचिंग टॉपिक है और आपको आज का जो एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन बिटवीन सऊदी एंड ईरान नज़र आ रहे हैं, और क्या डिप्लोमेटिक रिलेशंस है और क्या जो एक राइवलरी चल रही है इन बिटवीन सऊदी एंड ईरान, ईरान का क्या रोल है और सऊदी का क्या रोल है, आप सबको आज इस एपिसोड में इन सब का पता चल जाएगा। तो नाज़रीन, आज हम जुनैद अहमद से ईरान एंड सऊदी का एक इन्वॉल्वमेंट है और डिप्लोमेटिक रिलेशंस है और एक हिस्ट्री है और एक जो राइवलरी चल रही है इन बिटवीन दीज टू स्टेट्स, हम आज इस पे बात करेंगे। और आप वीडियो को स्किप ना कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा एंजॉय कर दीजिएगा। और हम जुनैद से आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। जुनैद अहमद, इट्स वेरी प्लेजर टू हैव यू इन माय दिस एपिसोड, जो कि हम फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और आपसे इस वीडियो में बड़ा एक अच्छा जो रिलेशंस इन बिटवीन टू स्टेट्स हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से नाजरीन को भी समझाएंगे और पता चल जाएगा कि क्या रिलेशंस इन बिटवीन दीज टू स्टेट्स। Thank you, Ehsan, for having me here. It's very pleasure for me to be here. एंड आपने जो बात की कि ईरान एंड सऊदी की राइवलरी, ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और आज के लिहाज से, करंट अफेयर के लिहाज से ये कैचिंग टॉपिक भी है। अभी जो रिसेंटली ईरान एंड सऊदी के बीच में डील साइन हुई है, उसके बाद ये जैसे कि कहें कि करंट अफेयर में और इंटरनेशनल रिलेशंस में इस पर बहुत ही बातचीत हो रही है कि इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा। ये जो अ, इनकी राइवलरी थी, अगर हम इसको हिस्टोरिकली एनालाइज करें तो ये इनकी सिविलाइजेशन से चलती आ रही है। और अभी जो इनके बीच में डील साइन हुआ है, उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा और ये कैसे इम्पेक्ट पड़ेगा, जैसे कि आपने पहले पहले सवाल पूछा कि इनके बीच में राइवलरी है क्या। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि ईरान एंड सऊदी की आखिरकार राइवलरी क्या है। जब हम इस राइवलरी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो इनके बीच में राइवलरी है वो है इकोनॉमिक राइवलरी। ईरान चाहता है कि मैं एक इकोनॉमिक रीजनल पावर बनूं, और सेम केस विद सऊदी। सऊदी भी ये चाहता है कि मैं एक इकोनॉमिक रीजनल पावर बनूं, और इनके बीच में, ये दोनों के बीच में एक राइवलरी है। अच्छा, एक टक्कर भी हो ये सकती है। टक्कर भी है, एक है टक्कर। तो वो ईरान चाहता है मैं सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करके उसकी इनकम जनरेट करके अपनी कंडीशन बेहतर करूँ और मुस्लिम उम्मा को लीड करूँ। सेम केस विद सऊदी। सऊदी भी चाहता है कि मैं इकोनॉमिक पावर बन के मुस्लिम उम्मा को लीड करूँ। दोनों के बीच में जो राइवलरी है वो लीडिंग टू मतलब मुस्लिम उम्मा को लीड करना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो इनके बीच में राइवलरी है, वो इनकी ग्रेट सिविलाइजेशन से चलती आ रही है। पर्शियन जो है एम्पायर, जो कि ईरानियंस हैं, वो अपने आप को कंसीडर करते हैं एज अ ग्रेट सिविलाइजेशन। और सेम केस विद सऊदी। सऊदी भी जो है वो अपने आप को ग्रेट सिविलाइजेशन कंसीडर करता है। हालांकि ये जो इनके बीच में राइवलरी थी वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म की थी। ये कह के कि किसी अरब को अजमी पे फोकियत हासिल नहीं है लास्ट खुतबे में। लेकिन आज तक हम देखते हैं कि ये राइवलरी ख़त्म नहीं हुई इन दोनों के बीच में। ये अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करते हैं एक दूसरे के कल्चर के ऊपर। अच्छा, अगर हम दूसरी बात करें कि इनके बीच में एक ये राइवलरी है, दूसरी जो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इनके बीच में राइवलरी है। लाइक के ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे ज़्यादा थ्रेट करता है सऊदी को। और क्योंकि वो सऊद पास ही है ना, क्या, तो इस वजह से रीजन पे इम्पैक्ट हो सकता है। हाँ, रीजन पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। और मुस्लिम उम्मा का जो अभी लीडिंग, जैसे कहेंगे समहाउ नाम में ही रह गया, अब जो पाकिस्तान के पास है एज ए न्यूक्लियर पावर। अगर वो चाहता है, ईरान चाहता है कि ये स्टेटस को अगर मेरे पास हो जाए तो फिर मैं इजीली जो है वो मुस्लिम उम्मा को लीड कर पाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक है, लेकिन ईरान इकोनॉमिकली वीक नहीं है। ईरान के पास वो जो नेचुरल पोटेंशियल है ऑयल की रिजर्व्स की, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। तो वो चाहता है कि मैं मुस्लिम उम्मा को लीड करूँ थ्रू न्यूक्लियर पावर। लेकिन सऊदी चाहता है कि सबसे ज़्यादा थ्रेट मुझे इससे है न्यूक्लियर प्रोग्राम से, इसलिए वो उसके ऊपर सैंक्शंस मज़ीद लगवाता है थ्रू यूएसए। लेकिन अभी जो रिसेंट डील हुई है उसका कुछ अलग ही इम्पैक्ट है।
तो ये एक इनके बीच में राइवलरी थी। दूसरा अच्छा, जो ये डील कहाँ पे हुई थी, ये जो अभी करंटली डील हुई चाइना है? में हुई है, चाइना चाइना ने में ब्रोक हुई आउट है, करवाई और चीज़, आई थिंक चाइना ने ही इसको ब्रोक आउट करवाया। ब्रोक आउट करवाया। और जो लास्ट इनके बीच में राइवलरी है वो है सेक्ट बेस्ड राइवलरी, जो कि सबसे ज़्यादा भी है। जी, सेक्ट बेस्ड सेक्ट राइवलरी बेस्ड जी। है। सऊदी जो है वो प्रमोट करता है वहाबिज़्म सेक्ट को। अच्छा, हाँ, सऊदी वहाबिज्म को प्रमोट वहाबिज़्म को करता ज़्यादा प्रमोट करता है है। जी। और इसके बीच में जो इनके रीजन में प्रॉक्सी वार्स हैं, और जी रीजन में जहाँ भी प्रॉक्सी वार्स है रीजन में, वो इनमें से किसी न किसी सेक्ट को कोई ना कोई कंट्री सपोर्ट करता आ रहा है। जी लाइक के हम देखें यमन में हौती रेबल्स जी को सपोर्ट करता है। जी और हम देखें उसमें सीरिया में तो फ्री सीरियन आर्मी को सऊदी सपोर्ट जी करता है। तो जी। मतलब जहाँ पर भी ये है राइवलरी है, प्रॉक्सी वार्स हैं रीजन में, उनको एक कोई ना कोई पावरफुल कंट्री सपोर्ट करता है, सपोर्ट ईरान या करना, सऊदी अरब। इट इज लाइक अ हाँ, प्रॉक्सी वार इन हाँ, बिटवीन दिस रीजन जो जी, सपोर्ट करते हैं। जी। और हमें पता है कि 1979 के बाद ईरान जो है वो शीइज़्म को सपोर्ट करता है। जी, वो तो हाँ बिल्कुल, वो अ, पहले से ही शियाइज्म को सपोर्ट शीइज़्म को करता आ सपोर्ट रहा है जी। करता आ रहा है। और ईरान की रिवॉल्यूशन का ये एक स्लोगन था कि हम अपनी जो ये एंड टू मोनार्की है, जी वो हम प्रमोट करेंगे बाकी रीजन्स में। सऊदी तो कभी नहीं चाहेगा, वो एक बिल्कुल नहीं। रॉयल फैमिली है, वो कभी जी नहीं चाहेगा मेरी गवर्नमेंट खत्म हो जाए। जी तो वो कभी भी खत्म होने नहीं देगा, तो इससे इसको थ्रेट भी है। जी। तो ये इन दोनों के बीच में राइवलरी ये थी। राइवलरी चल रही। जी। अच्छा, ये जो फॉर एग्जांपल ये जो अभी एक चाइना ने इनकी एंगेजमेंट करवाने की हुँ। कोशिश की है, तो क्या ये अगेन दे विल बी ऑन द स्टेज अगेन और नॉट? वो जैसे एक स्टेज पे आ जाएंगे या नहीं आएंगे देख अगेन? देखिए, ये अभी सिक्योरिटी एडवाइज़र्स ने इनके बीच में डील साइन करवाई है। और हम देखते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से एक अच्छा जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। जी लेकिन हम देखते हैं कि जो लीडर्स हैं, लाइक जो खुमैनी हैं ईरान जी। में, और जो सऊदी वली मोहम्मद हैं, उनकी तरफ से हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि उन्होंने इस डील को प्रमोट किया हो या सपोर्ट किया ऑफ हो, कोर्स या बिल्कुल। कोई आगे एग्रीमेंट करने की बात की हो। लेकिन जो अब रिसेंटली आज बात हुई थी कि ओमान जो है मीडिएट करवा रहा है यमन की वार ख़त्म होने में, तो जी हमने देखने में आ रहा है कि ये डील जो है वो आगे प्रमोट होगी। जी तो अगर ये डील प्रमोट होती तो उसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स जो है वो रीजन पे भी पड़ेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी पड़ेंगे, ऑफ कोर्स सऊदी पे भी पड़ेंगे, जी चाइना पे भी पड़ेंगे, एंड ईरान पे भी पड़ेंगे। जी। तो जुनेद, जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है वो है, जो ईरान और सऊदी के ऊपर, ईरान के ऊपर जो ऑलरेडी हमें पता है ना कि सैंक्शंस लगाए थे, क्यों लगाए थे ये सैंक्शंस, क्यों लगाए थे? अमेरिका ने लगाए थे ना वो सैंक्शंस। वो सैंक्शंस का ईरान के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, और सऊदी के साथ रिलेशंस कंटिन्यू क्यों नहीं हुए? ये क्या आप ये बताना चाहोगे कि ये सैंक्शंस क्यों लगाए थे ईरान के ऊपर? अच्छा देखिए, जब एम्पायर सिस्टम मोनार्की ख़त्म हुई उसके बाद हम देखते हैं कि मुसद्दिक की गवर्नमेंट थी ईरान में। जी जब मोहम्मद मुसद्दिक की गवर्नमेंट ने नेशनलाइज़ेशन ऑफ ऑयल स्टार्ट की, क्योंकि ये जो ऑयल कंपनीज़ थी वो ज़्यादातर शेयर ज़्यादा था उसको ब्रिटेन को, फ्रांस को, जी। और वेस्ट को, मतलब ऑलमोस्ट ये जाता था। ये मतलब वेस्ट को बहुत ज़्यादा जाता हाँ, था और वेस्ट को। फ्रांस को बहुत ज़्यादा जाता हाँ, था। जो अभी जो ऑयल की जो चल रही है, रेगुलेट कर रही है, जो हुँ, पाकिस्तान में भी ज़्यादातर इंपोर्ट होती है ये ऑयल, ठीक है? हुँ, ये पहले वहाँ पे इंपोर्ट होती थी, जी ठीक है? बिल्कुल। अब फिर उसके बाद जब उसने फिर नेशनलाइज़ेशन ऑफ ऑयल की, और उसने जो है टिल्ट टुवर्ड्स सोवियत यूनियन शो किया, तो फिर यूएस ने मोसाद के साथ और ब्रिटेन के साथ मिलकर क्या किया कि मोहम्मद मुर्सिद की गवर्नमेंट को टॉपल करवाया। जी, जब उसकी गवर्नमेंट को टॉपल करवाया तो उसके बाद जो है वो एक पपेट उन्होंने वहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टॉल की थी। इंस्टॉल की थी रज़ा शाह पहलवी की। रज़ा शाह बिल्कुल, ये बिल्कुल। रज़ा शाह पहलवी की गवर्नमेंट जब आई तो उसने नेशनलाइज़ेशन ऑफ ऑयल का जो था वो सीन था वो ख़त्म कर दिया, और शेयर देना स्टार्ट कर दिया वेस्ट को। अब जो है जी, वो यूएस से शेयर में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसने टॉपल करवाई थी जी, मोसाद और ब्रिटेन की एजेंसी के साथ मिलकर। जी, तो जब उन्होंने गवर्नमेंट टॉपल करवाई तो रज़ा शाह पहलवी जब पावर में आया तो वो ज़्यादातर प्रो वेस्ट था। लेकिन जब उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो ज़्यादातर अगेंस्ट थी, जो कि वो रिलीजियस रिलीजियस के स्कॉलर्स, अगेंस्ट था। रिलीजियस के इट गल मीन्स हाँ, कि रज़ा शाह पहलवी वाज़ एंटी इस्लाम, ये ठीक है? न एंट एंटी इस्लाम। एंटी इस्लाम तो कहना सही नहीं होगा, लेकिन वो कहेंगे प्रो वेस्ट बहुत ज़्यादा था। प्रो वेस्ट बहुत ज़्यादा था। हाँ। लाइक अगर प्रो वेस्ट ज़्यादा हो सकता है तो वो एंटी इस्लाम ही हो सकता नहीं, है। एंटी इस्लाम के मतलब वो उसकी रिलीजन के अगेंस्ट कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जो स्कॉलर्स के बनिस्बत उसकी पॉलिसी थी जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता था,
वो उसको जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा देता था। और इसके लिए उसकी पॉलिसी जो थी वो प्रो वेस्ट थी, मतलब लिबरलाइजेशन ऑफ ज़्यादा कर रहा था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी कर रहा था। उसमें क्या हुआ था कि उस टाइम पे एनपीटी साइन हुई। एनपीटी जब साइन हुई तो रज़ा शाह पहलवी पहले ही प्रो वेस्ट था और उन्होंने डायरेक्ट एनपीटी ईरान ने साइन कर दी थी 1970 में। जब ईरान ने 1970 में ये एनपीटी साइन कर दी तो हमें देखते हैं कि 1979 में रज़ा शाह पहलवी की गवर्नमेंट जो है वो टॉपल हो जाती है। और एनपीटी में ये होता है कि जब जो कोई भी स्टेट एनपीटी साइन करता है तो वो अलो करता है आईएईए को, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो कंट्री में आके इन्वेस्टिगेट करती है कि मतलब ये कोई कंट्री जो है वो लेवल से ज़्यादा तो इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम तो नहीं करा कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बना ले। और फिर वो आईएईए रिपोर्ट करता है सिक्योरिटी काउंसिल को, ये जो है वो ग्रीन लाइन में है और ये कंट्री जो है सिविल पर्पज़ के लिए एनर्जी इस्तेमाल कर रही है। तो ईरान सिविल पर्पज़ के लिए एनर्जी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जब जैसे ही आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की रिवॉल्यूशन आई विद स्लोगन बहुत मशहूर था, मर्ग बर अमेरिका मर्ग बर इज़राइल, व्हिच मीन्स डेथ टू अमेरिका डेथ टू इज़राइल। तो उसने क्या किया कि आके ये कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो हराम है इस्लाम में, हम जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम भी नहीं बनाएंगे और जो ये सिविल पर्पज़ के लिए एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी नहीं बनाएंगे। तो उसने कहा कि लिहाजा जो हमारे कंट्री में आईएईए के लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो ज़्यादातर ज्यूज़ हैं और हमारे कंट्री से आउट हो जाए। जब उन्होंने ये बात कर ली तो आईएईए आउट हो गया और ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शट डाउन कर दिया था। लेकिन आफ्टर 2000 आफ्टर खोमेनी इंकलाब हाँ ये हुआ। ये और लेकिन आफ्टर 2000 देखते हैं कि यूएस ने सैटेलाइट के थ्रू देखा कि ईरान जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहा था। जब ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहा था तो यूएस ने दो डिमांड्स की ईरान के साथ। जब ईरान कंटिन्यू कर रहा था तो ईरान ने रिप्लाई दिया कि हम जो है वो सिविल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूएस ने कहा कि अगर आप सिविल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके पास जो है ये दो ऑप्शन है, एक तो सबसे पहले इनको शट डाउन कर लें न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को, और दूसरा कि आईएईए को अलो करें, वो आपकी कंट्री में इन्वेस्टिगेट करेगी, इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो रिपोर्ट सबमिट करवाएगी। अगर आप रिपोर्ट में ग्रीन लाइन पे हो तो आप कंटिन्यू कर सकती हो ये सिविल पर्पज़ के लिए, अदरवाइज तो आपको ये कंटिन्यू करने नहीं देगी। तो ईरान ने इनकी बातों के मानने से मना कर दिया। जब ईरान ने ये बातें मानने से मना कर दिया तो फिर यूएसए ने लगाए सैंक्शंस। यूएस ने सैंक्शंस लगाए, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने भी सैंक्शन लगाने। इंटरनेशनली ना हाँ ईरान के ऊपर सैंक्शन लग गए। लेकिन वो सैंक्शन लगने के बाद ईरान जो है वो डिप्लोमेटिकली प्रेशराइज हुआ कि टेबल टॉक पे आए। तो फिर उन्होंने 2015 में एक डील साइन की जिसे हम कहते हैं JCPOA, जॉइंट कंप्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन, जिसका मतलब था कि ये डील जो थी वो P5 मेंबर्स जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन प्लस जर्मनी ने मिलकर ये ईरान के साथ डील साइन की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो है ईरान जो है वो अपनी यूरेनियम की प्रोडक्शन जो है वो 3.67 से अबव नहीं रखेगा। हालांकि सारी कंट्रीज जो कि एनपीटी की सिग्नेटरी है उनको ये अलो होता है कि वो 20% तक इनरिच कर सकती है, लेकिन ईरान के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी और ईरान को कहा गया था कि आप आईएईए अलो करोगे अपनी कंट्री में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और जो थर्ड बात हुई थी कि उसके बाद जो रिच यूरेनियम है वो सेल आउट कर देगा रशिया को। ईरान मान गया था इस बातों पे, और अगर ये बात ईरान कंटिन्यू करता है, ये बात मानता है, तो हम क्या करेंगे कि आफ्टर 6 मंथ जो है वो सैंक्शंस हटाना स्टार्ट कर देंगे। 6 मंथ के हटाना स्टार्ट कर देंगे और आफ्टर जो है 1 ईयर हम जो है वो तकरीबन सारे सैंक्शंस हटा देंगे। और आफ्टर जो है वो 5 ईयर्स हम तक आफ्टर 5 ईयर हम सारे सैंक्शन हटा देंगे। आफ्टर 10 ईयर्स जो है वो जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ईरान के प्रोग्राम पे वो ख़त्म कर देंगे और 20 ईयर्स के बाद ये जो यूएन से एजेंडा है न्यूक्लियर प्रोग्राम का ईरान का, वही ख़त्म कर देंगे। तो ये ईरान को मानना था। लेकिन इसमें ये बात लिखी गई थी कि अगर कोई सिग्नेटरी कंट्री रिपोर्ट करे कि ईरान डील फॉलो नहीं कर रहा तो सैंक्शंस का स्नेक हो जाना था, मतलब कि री इम्पोज हो जाना था सैंक्शंस। तो ऐसा ही हुआ। अब इस डील में जो था 2 खामियां थी बड़ी। एक तो ईरान की प्रॉक्सी वार्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई थी, और दूसरी बात जो है वो ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई थी। जब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तो इससे जो नेबरिंग कंट्री है सऊदी और इज़राइल वो बहुत ही मुतासर हुए थे। जब ये मुतासर हुए इनसे तो फिर उन्होंने क्या किया कि यूएस के थ्रू ये डील के ऊपर ईरान के ऊपर दोबारा से सैंक्शंस इम्पोज करवाना स्टार्ट की। लाइक के यूएस के प्रेसिडेंट बराक उसने नहीं बराक ओबामा नहीं, उसने डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में
ये अनाउंस किया कि हम डील से विड्रा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उसने रीजंस दी। एक जो ऑफिशियल रीजन उसने दी वो यही थी कि आईएईए की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान डील साइन फॉलो नहीं कर रहा। और दूसरी जो उसने बात कही कि अगर, अनऑफिशियल रीजन थी, अगर ईरान जो है वो प्रॉक्सी वार्स पे लिमिट लगाए, और दूसरी के जो उसका मिसाइल सिस्टम है वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा मिसाइल्स ना बनाए, तो हम इस डील के ऊपर वापस आ जाएंगे। मतलब क्या था इसका कहने का, 300 किलोमीटर यूएस को तो थ्रेट नहीं कर रहे थे, इसराइल को कर रहे थे। तो इसराइल की वजह से उसने कहा कि हम डील से विड्रा कर रहे हैं, तो सेंक्शन री इम्पोज होना स्टार्ट हुए थे। लेकिन इस विड्रावल डील से बहुत बड़े जो है वो इम्पैक्ट नजर आया हमें। लाइक कि देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन कह रहा था कि अगर कोई डील का सिग्नेटरी हो और वो रिपोर्ट करे कि ईरान डील फॉलो नहीं कर रहा था, तो हम री इम्पोज करेंगे सेंक्शंस। तो उन्होंने कहा कि यूएस ने तो डील विड्रा कर ली, जब उसने विड्रा कर ली तो वो सिग्नेटरी नहीं रहा, जब वो सिग्नेटरी नहीं रहा तो फिर वो कैसे री इम्पोज करवा सकता है सेंक्शंस। और फिर उस तरह इसमें एक ट्रांस एटलांटिक डिवाइड भी आ गया था। एक साइड सारे कंट्रीज मिल गए थे, एक साइड यूएस था और सऊदी था और इसराइल था। दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ा, ईरान ने और प्रोक्सी वार मजीद इंक्रीज कर ली, मिसाइल सिस्टम मजीद स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया। और इसके नतीजे हम देखते हैं कि क्या हुआ कि जो राइवली थी सऊदी और उसकी, यूएस की और ईरान की, वो भी मजीद इंक्रीज हो जाती है। इनके बीच में ड्रोन स्ट्राइक हुए हैं ये वगैरह, जनरल सुलेमानी का भी कत्ल हुआ इसमें, इसमें राइवलरी बहुत इंक्रीज हो गई। तो ये इनकी डील का फॉलो था, वो ये चल रहा आ रहा था कि वो किसी पे फॉलो नहीं करता। लेकिन रिसेंटली जो इसकी डील इनके साथ सऊदी के साथ हो गई है, तो मीन्स इसका जो एक इनिमी है, इनिमी था, वो चेंज हो रहा है फ्रेंडशिप में। जब वो फ्रेंडशिप में हो जाएगा और उससे थ्रेट नहीं फेस कर रहा होगा, कि मतलब फिर तो इसराइल अकेला बच जाएगा रीजन में। तो फिर इसराइल इससे बहुत ही जो है वो परेशान है डील से, कि ये डील क्यों साइन होने जा रही है। और यूएस को क्रिटिसाइज भी कर रहा है, यूएस की नाकामी की वजह से ये जो है वो प्रोग्रेस में आ रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसराइल अमेरिका से ये सवाल नहीं करेगा कि आपने पुश बैक क्यों किया? वो कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन जो यूएस की पॉलिसीज थी वो टोटली फेल कर चुकी है मिडिल ईस्ट में। अब जो है सऊदी का जो टिल्ट टुवर्ड अच्छा, ये चाइना है वो मुझे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। जी, अच्छा मुझे ये एक चीज़ समझ नहीं आई कि इन द वेरी फास्ट, ठीक है, मिडल ईस्ट का जो एक पॉलिटिक्स रहा है वो यहाँ से तकरीबन 70-80 हज़ार साल पहले ना, 70-80 हज़ार साल पहले भी यहाँ पे ना एक ऐसी जंगी वगैरह लड़ी गई थी, ठीक है, जिसमें वही जंग आज तक आ रहा है और खेलता जा रहा है, ठीक है, और इसी मिडिल ईस्ट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसका जो एक मेन रीज़न है यहाँ पे, तो सबसे पहले प्रॉक्सी वार लड़ी गई है, ठीक है। उसके बाद क्या आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट का जो एक ऑयल पॉलिटिक्स है हम्म। वो बरकरार रहेगा या फिर ये ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि मुझे मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरह एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें नज़र आ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये ऑयल का जो एक पॉलिटिक्स है वो बरकरार रहेगा। जी बिल्कुल, इस रीजन में ड्यू टू इंटरेस्ट ऑफ सुपर पावर्स राइवलरी तो बहुत रही है। लेकिन अब अगर ये जो फ्यूचर ऑफ ऑयल पॉलिटिक्स की हम बात करें, कि ये बहुत ही डेंजर में भी जा सकता है, क्योंकि इस पे ये है कि अगर ये कंट्रीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑयल पे रिलायंस रखती है अपनी, तो नियर फ्यूचर ऑयल तो ख़त्म होना ही होना है। जब ऑयल ख़त्म होगा और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं बचेगा अपनी पावर मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने का और लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा रूल करने का, तो 2 ही सिचुएशंस हैं इनके बीच में। एक तो वो डेमोक्रेसी में चेंज हो जाए, दूसरा कि वो सिविल वार में चेंज हो जाए। लाइक के 19 रशिया के टूटने के बाद हम देख रहे हैं कि वो ये सब हुआ था। बहुत सारी कंट्रीज़ जो थे वो शिफ्ट टुवर्ड डेमोक्रेसी हुई थी, और बहुत सारी कंट्रीज़ जो है सिविल वार में चेंज हुई थी। अगर हम आज भी बात करें, कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा जो है वो उन्हीं कंट्रीज़ में पाया जाता है जिसमें जो है नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं। जी, बिल्कुल। तो ये सीन है कि नियर फ्यूचर अब ये कैसे रिलायंस करती हैं, कि मतलब अपनी इकोनॉमी शिफ्ट करती हैं डच डिजीज़ से बचने के लिए, कि किसी और फैक्टर पे भी, तो ये नियर फ्यूचर प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ डिपेंडेंसी ऑन ऑयल जो है इनको फँसा भी सकता है। जी, बिल्कुल। अच्छा, जुनैद भाई, ईरान और सऊदी का जो एक एग्रीमेंट था, वो कैसे पॉसिबल मार्क हुआ था? मतलब इसके पीछे चाइना का कोई एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर यूएसए पुश बैक क्यों किया? या क्योंकि वहाँ अगर फॉर एग्जांपल यूएसए ने यहाँ पे आना था और इनकी एंगेजमेंट एंगेजमेंट करवानी थी,
तो ज़ाहिर सी बात है फिर यूएसए भी कर सकता था। लेकिन चाइना का कोई ऐसा इंटरेस्ट बताओ जो चाइना ने आके इन दो मुल्कों को ना इनकी इंगेजमेंट करवाई। ठीक है। चाइना की जो बेसिक नीड है वो क्या है? ऑयल, जी एनर्जी पे रिलायंस। वो कहता है कि मैं अगर दोनों कंट्रीज से ऑयल पे करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा और सबसे सस्ते दाम में ऑयल मिलेगा, ऑयल प्रोडक्ट्स मेरे साथ नहीं खेली जाएगी। यूएस का अगर हम बेसिक नीड देखें कि उसकी इंडस्ट्री किस पे चलती है, वो चलती है वेपन्स पे, वेपन्स ऑफ मास जी। डिस्ट्रक्शन या वेपन्स कोई भी कर। वीडीएम। हाँ, वीजीएम, वो बाकी भी सारे वेपन्स जो चलते हैं। तो यूएस तो चाहता है कि जहाँ भी राइवलरी हो, मेरा तो फ़ायदा है, जी तो वो तो राइवलरी को प्रमोट करता रहता है। जी ऑफ कोर्स। और चाइना की अगर हम बात करें कि सिंस उनकी रिवॉल्यूशन उन्होंने कोई मेजर वार्स नहीं लड़ी और उनकी जो प्रोग्रेस है वो पीस के थ्रू है। तो जी अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट चाइना पे भी पड़ेगा क्योंकि उसकी एनर्जी की जो डिमांड्स हैं वो कंप्लीट होंगी और इस जो ट्रेड है चाइना का, वो मिडल ईस्ट के थ्रू यूरोप में भी और इन बाकी रीजन्स में भी इजीली ट्रेवल कर सकेगा। ट्रैवल कर और सकते। जो इसका इम्पैक्ट करें, यूएस ने पुश बैक क्यों किया? तो यूएस ने पुश बैक नहीं किया, यूएस को ज़बरदस्ती पुश बैक करवाया गया है यहाँ से, अच्छा करवाया गया है। करवाया गया है। अदरवाइज़ जी यूएस तो इसमें कुछ नहीं है कि जी हमारी जी इंडस्ट्री क्लोज़ हो जाए। जी ये जी। बात। तो नाजरीन, आई होप कि आप सबको समझ आया होगा और आपने इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया होगा। जुनेद भाई ने अच्छा एक बहुत ही इजी तरीके से, इजी वे से ना आपको ये ईरान और सऊदी का जो एक इंगेजमेंट रहा है और एग्रीमेंट रहा है और इनकी जो राइवलरी रही है वो बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है। और आई होप कि आप सबको मज़ा आया होगा, enjoy किया होगा। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब